नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ये साइंस का अगला एमसीक्यू वीडियो होगा जिसमें हम लोग बायो से जुड़े हुए जो एमसीक्यू कर रहे थे पादप और उनसे जुड़े हुए उसको कंप्लीट करेंगे आज। और इसके पश्चात से नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यू होंगे। खासतौर से फिजिक्स का होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो चैप्टर है जहाँ पर प्रकाश अलग अलग वेव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उससे जुड़े हुए एमसीक्यू होंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। 50 तक मैंने करवा दिया था, उससे आगे का करते हैं। अगर आपको 72 बीपीएससी के लिए जुड़ना हो तो जुड़िएगा। अभी ऑफ़र चल रहा है 15 अगस्त तक में। आपको 1 ईयर का प्रोग्राम जो है और 6 मंथ का वो काफ़ी कम दाम पर मिल जाता है। शुरू करते हैं 51 नंबर से। टेस्ट सीरीज़ में भी जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज़ में भी जुड़ सकते हैं। जो 71 पीटी का टेस्ट सीरीज़ है काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली का क्या कार्य होता है। जितना अभी तक मैंने करवाए हैं साइंस का, उसको अगर आप सही से रिवाइज़ करें और जो आगे मैं करवाऊंगा उसको सही से कर लें, आपको साइंस से बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगा प्रीलिम एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा बी, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, अर्थात पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की बाहरी झिल्ली जो है यह पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, जैसे कि आयन, अणु इत्यादि का परिवहन नियंत्रित यही करता है। पौधों में कॉपर की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है, तो रिड्यूस फ्लावर फॉर्मेशन, अर्थात कॉपर के प्रजनन और एंजाइम सक्रियन के लिए आवश्यक होता है। कॉपर प्रजनन और एंजाइम सक्रियन के लिए आवश्यक होता है। इसी कमी से फूलों का निर्माण कम हो जाता है, फूलों का कम बनना। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न से कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका लंबाई को प्रेरित करता है, तो यह ऑक्सिन हार्मोन होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑक्सिन कोशिका लंबाई को प्रेरित करता है, विशेष रूप से तनों जड़ों में वृद्धि के लिए ऑक्सिन हार्मोन जो है यह कार्य करता है। पुष्पीय पौधों में परागण के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है, इसको स्टिग्मा कहा जाता है। स्टिग्मा कहा तो वर्तिकाग्र कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में फोटो रेस्पिरेशन का क्या तात्पर्य होता है, तो यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2, यही जो है इसी को कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। ये ज़रूर याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का उपयोग और CO2 का उत्सर्जन जो है यही कहलाता है फोटो रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का उपयोग और CO2 का उत्सर्जन जो है यही कहलाता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। देखिए CO2 का उत्सर्जन हो रहा है, यूज ऑफ ऑक्सीजन, और O2 का यूज हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। इसमें फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रूबिस्को ऑक्सीजन का उपयोग करता है और CO2 उत्सर्जित करता है। C3 पौधों में ऊर्जा हानि का यह एक कारण बनता है। C3 और C4 पौधा मैंने पिछले वीडियो में आपको करवाया था, उसको जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। पौधों में माइकोराइजा का क्या कार्य होता है, तो इसका काम होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, पोषक तत्व अवशोषण में सहायक होता है। पोषक तत्वों का अवशोषण में माइकोराइजा जड़ों के साथ सहजीवी संध बना करके पोषक तत्व जैसे कि फास्फोरस के अवशोषण में मदद करते हैं। इसका उपयोग बस ये याद रखिएगा कि फास्फोरस के अवशोषण में यह मदद करता है। इसका आंसर फास्फोरस हो जाएगा। माइकोराइजा अगर पूछा भी जाए तो फास्फोरस आप वहाँ पर लगा सकते हैं। जिस प्रकार से राइबोजियम जो है, राइजोबियम, यह नाइट्रोजन की स्थिरीकरण का कार्य करता है, उसी प्रकार से फास्फोरस के लिए माइकोराइजा होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न से कौन सा हार्मोन पौधों में फल के सुसुप्तावस्था को प्रेरित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिक एसिड होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। पुष्पीय पौधों में डबल निषेचन का क्या तात्पर्य है, तो 2 फर्टिलाइजेशन बाय पोलन ट्यूब, एक पराग नली द्वारा 2 निषेचन को डबल निषेचन कह दिया जाता है। डबल निषेचन में एक पराग नली 2 नर युग्मकों को बीजांड तक ले जाती है, जहां एक अंड कोशिका दूसरे केंद्रीय कोशिका को निषेचित करते हैं। इसी को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फ्लावर्स में ये चीज़ देखा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में ATP का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो थाइलाकोइड झिल्ली में होता है। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, वहीं पर इसका फॉर्मेशन होता है। फोटोफॉस्फोर रिलेशन के दौरान ATP बनता है। ATP प्रकाश निर्भर अभिक्रिया में इसका निर्माण होता है, अर्थात लाइट जब रहेगा, प्रकाश की अनुपस्थिति रहेगी तब ये नहीं बन पाएगा। प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक है। पौधों में जस्ता का मुख्य कार्य क्या होता है, तो एंजाइम एक्टिवेशन, अर्थात एंजाइमों को सक्रिय करना जस्ता का मुख्य कार्य यही होता है। जस्ता कई एंजाइमों को सक्रिय करता है जो पौधों के चयापचयन में, मेटाबॉलिज्म में आवश्यक होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा।
निम्न से कौन सा हार्मोन पौधों में फल गिरने को प्रेरित करता है? तो इथाइलिन इसको कहा जाता है बंधुओं, इथाइलिन कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। इथाइलिन फल गिरने ऑप्सिन को प्रेरित करता है, विशेष रूप से परिपक्व फलों के लिए। जो फल अपने आप गिर जाते हैं वो इसी हार्मोन के कारण से, इसी के कारण से वह घटना घटित होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, इथाइलिन इसका आंसर हो जाएगा। पुष्पीय पौधों में बीज का विकास कहाँ से शुरू होता है? तो ओव्यूल से, बीजांड से शुरू होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बीज का विकास बीजांड में निषेचन के पश्चात से, फर्टिलाइजेशन के पश्चात से शुरू हो जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पेड़ पौधों में किन किन चैप्टरों से सवाल आते हैं? पहला आता है जो हार्मोन्स आपसे पूछे जाएंगे, जो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। दूसरा पौधों और इंसानी सेल के बीच में जो डिफरेंस है ना, उससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। पौधों के वंशकुल से कई बार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन की जो विधि है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या अभी तक बायो में करवाया है? मैंने आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में, पहले मैंने आपको सेल करवाया है, उसके साथ साथ मैंने विटामिन और उससे उत्पन्न बीमारियां भी करवा दी है। उसके साथ में अब मैंने आपको ह्यूमन बॉडी, उसके हार्मोन्स, अंग, कौन से अंग का क्या कार्य होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये भी करवा दिया है। पेड़ पौधों से जुड़े हुए एमसीक्यू भी आज ही समाप्त हो जाएंगे। इसके पश्चात से अपना बच जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसमें भी 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 5 उनसे जुड़े हुए मैं आपको 100-200 नहीं, 300-400-500 करीब मैं एमसीक्यू करवा दूंगा। तो जितना मैंने आपको करवाया है उसको रिवीजन अगर कर लेंगे, सही से रिवाइज कर लेंगे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल ए और बी के बीच मुख्य अंतर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ इनका अलग अलग होता है, अवशोषण का तरंग दैर्घ्य। क्लोरोफिल ए और बी विभिन्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। क्लोरोफिल ए नीले और लाल प्रकाश को, जबकि क्लोरोफिल बी हरे और नीले प्रकाश को अवशोषित करता है। ये अलग से ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाएगा। क्लोरोफिल लेवल का जो सवाल पूछा है तो उसमें सबसे कठिनतम सवाल हमसे एक यह हो जाएगा। पौधों माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता कितनी मात्रा में होती है? तो बहुत कम मात्रा में होती है। बहुत कम मात्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए होता है, जैसे जस्ता हो गया, बोरॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इस प्रकार के जो छोटे छोटे चीज़ें हैं, सल्फर हो गया, इस प्रकार के छोटे जो चीज़ें हैं यह बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है पौधों को, लेकिन ये बहुत आवश्यक होते हैं, बहुत आवश्यक होते हैं। अलग अलग हार्मोन्स के लिए, एंजाइम के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा यह जरूरी होते हैं। 68 का आंसर सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा हार्मोन पौधों में रंध्र को खोलने के लिए उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको कहा जाता है साइटोकाइनिन कहा जाता है, साइटोकाइनिन कहा जाता है। रंध्र के खुलने को प्रोत्साहित करता है, जिससे गैसों का विनिमय जो है, विनिमय वो इसी के कारण से हो पाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। पुष्पीय पौधों में परागनों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसको कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, परागन कहलाता है। परागकणों का स्थानांतरण परागन ही कहा जाता है, उसी प्रोसेस को ही परागन कहते हैं। परागकण है, परागकण का ट्रांसफ़र जो है, स्थानांतरण जो है, इस प्रोसेस को परागन कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। परागकणों का पुंकेश्वर से वर्तिकाग्र तक जो स्थानांतरण है, इसी को परागन कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। इंग्लिश में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज का निर्माण कहाँ पर होता है? तो स्ट्रोमा इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज का निर्माण कैल्विन चक्र के दौरान क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ही इसको याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता कितनी मात्रा में होती है? ये तो हमने कर, कुछ रिपीटेड सवाल भी आ गए हैं। पुष्पीय पौधों में फल का निर्माण कहाँ पर होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, अंडाशय में होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, पौधों में फास्फोरस की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? तो पुअर रूट डेवलपमेंट, अर्थात जड़ों का कमजोर विकास इसके कारण से होता है। अभी इसके कारण से जड़ों का कमजोर विकास होता है। फास्फोरस जड़ विकास और ऊर्जा स्थानांतरण के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। इसकी कमी से जड़ों का विकास कमजोर हो जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न से कौन सा हार्मोन पौधों में सेल डिवीजन को रोकता है? सेल जो डिवाइड होते हैं उसको रोकता है, सेल डिवीजन को रोकता है। तो ये कौन सा है? तो यह एब्सिक एसिड ही है जो सेल डिवीजन को भी रोकता है और तनाव की स्थिति में सुप्तावस्था को प्रेरित करता है। यह सेल डिवीजन को रोकने का काम भी इसी हार्मोन के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण में C4 पौधों की तुलना में C3 पौधों में क्या कमी होती है? C4 पौधों की तुलना में C3 पौधे में क्या कमी होती है, यह पूछा जा रहा है।
कम ऑक्सीजन का उत्पादन, अधिक फोटो रेस्पिरेशन, कम ग्लूकोज संश्लेषण, अधिक जल का उपयोग। तो हायर फोटो रेस्पिरेशन जो है इसी की कमी होती है। C3 पौधों में फोटो रेस्पिरेशन अधिक होता है जो उच्च तापमान में ऊर्जा हानि का कारण बनता है, जबकि C4 पौधे में इसे कम करते हैं जिसके कारण से इसमें ऊर्जा हानि कम होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन जो है ये अधिक होता है C3 पौधों में। ये भी याद रखिएगा, C3 C4 पौधे मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए, एक बार उसको जा कर के देखिएगा कि हाई टेम्परेचर वाले पौधे अलग होते हैं और कम टेम्परेचर वाले पौधे अलग होते हैं, उसी को मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि पुष्पीय पौधों में परागन का कौन सा प्रकार स्वपरागन कहलाता है। परागनों का एक ही फूल में स्थानांतरण जो होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन विद इन द सेम फ्लावर, जो पराग कण है उनका ट्रांसफ़र एक ही फ्लावर में हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वपरागन। पराग कणों का एक ही फूल में स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ पॉलन विद इन द सेम फ्लावर, इसको कहा जाता है स्वपरागन, सेल्फ पॉलिनेशन इसको कहा जाता है। स्वपरागन परागकण एक ही फूल के पुंकेश्वर से वर्तिकार्ध तक स्थानांतरित होते हैं, इसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में स्ट्रोमा का क्या कार्य होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करना, यह स्ट्रोमा का कार्य होता है। स्ट्रोमा केल्विन चक्र का स्थान है जहां कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में स्थिर किया जाता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। पौधों में बोरॉन का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बोरॉन इन द प्लांट्स। कोशिका भित्ति का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, जड़ का वृद्धि। अब आपको ये तीनों ऑप्शन बता देना चाहिए मुझे खुद ही कि किसका किसका क्या कार्य होता है। पिछले 2 वीडियो मैंने ये सारे करवा दिए हैं आपको। तो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है इसमें बोरॉन मदद करता है। बोरॉन कोशिका भित्ति का निर्माण और प्रजनन संरचनाओं के लिए आवश्यक जो होते हैं उसके निर्माण के लिए यह काम करता है। बोरॉन जो है यह मुख्य रूप से कोशिका भित्ति का निर्माण करता है, सेल वॉल का निर्माण करता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है। स्वपरागन अभी हमने किया था, अब परपरागन है अर्थात क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या लिखा गया कि परागकणों का एक ही फूल में स्थानांतरण, ये तो आपका हो गया सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। परागकणों का विभिन्न फूलों में जब स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन बिटवीन द डिफरेंट फ्लावर्स, इसी को कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फ्लावर में परागकणों का ट्रांसफ़र होता है, जबकि इसमें एक फूल के पुंकेश्वर से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक जब जाता है उसको कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इसको कहा जाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ कि पुष्पीय पौधों में परागन के लिए कौन सा साधन सबसे कम उपयोग होता है। तब से परागन बार बार शब्द आ रहा है, कुछ बच्चों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा बच्चों को। परागन का मतलब होता है पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया, पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया, जिसे पराग यानी कि पॉलन एक फूल के नर भाग जिसको परागकोश या एंथर कहा जाता है, वहाँ से मादा भाग जिसको वर्तिकाग या स्टिग्मा कहा जाता है, वहाँ तक जब ट्रांसफ़र होता है इसी को परागन कहा जाता है। तो ये अपने आप तो ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि 2 अलग अलग हैं, इसीलिए इसमें वायु का उपयोग होता है, हो सकता है हवा में उड़ करके चला जाए। कीट इंसेक्ट्स जैसे कि मधुमक्खी, इसीलिए आइंस्टाइन ने बोला था कि जिस दिन मधुमक्खी ख़त्म होगी उसके कुछ दिनों के पश्चात इंसान भी इस पृथ्वी से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये कीट पतंगे ही हैं जो परागन में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। तो ये अगर परागन कणों को एक जगह से दूसरे जगह पर कण नहीं ले जाएंगे तो पौधों में प्रजनन नहीं होगा, प्रजनन नहीं होगा तो फल फूल नहीं बनेंगे। तो इसका कीट भी ये काम करता है। जल के द्वारा यह काम नहीं होता है, क्योंकि जल के द्वारा यह काम नहीं के बराबर में होता है। पक्षियाँ भी ये काम करती हैं, इंसेक्ट्स बाय एयर, पक्षियाँ ये सब ये काम करती हैं। वाटर के द्वारा यह काम नहीं के बराबर में होता है, क्योंकि एक पौधे का जल उड़ करके दूसरे पौधे पर चला जाए, ऐसी बहुत कम संभावनाएं बनती हैं। संभावनाएं तो बन सकती हैं लेकिन ऐसी बहुत कम संभावनाएं बनती हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। जल का सबसे कम उपयोग होता है पॉलिनेशन के दौरान, वाटर का सबसे कम उपयोग होता है, इसका आंसर सी हो जाए। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिस्टम 2 का मुख्य कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है जल का विखंडन, ऑक्सीजन का उत्पादन, इसका आंसर बी हो जाएगा।
फोटो सिस्टम 2 प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं में जल का विखंडन करता है, जिससे ऑक्सीजन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा एंजाइम करता है? रूबिस्को, नाइट्रोजेनेसिस, आइमेलेज और लाइपेज। इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजेनेसिस करता है। नाइट्रोजेनेसिस वह एंजाइम है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करता है, जिसे पौधे उपयोग कर सकते हैं। और जीव का अगर बात करेंगे, सूक्ष्म जीव का, तो राइजोबियम होता है, राइजोबियम होता है जो यह काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लू एंड रेड लाइट का है, ब्लू एंड रेड लाइट है। बी आंसर हो जाएगा नीला और लाल प्रकाश है। क्लोरोफिल मुख्य रूप से नीले 400 से 500 nm और लाल यानी कि 600-700 nm प्रकाश को अवशोषित करता है, जबकि हरे प्रकाश को परावर्तित करता है। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ मैं, जो भी चीज़ जिस कलर का दिख रहा है ना आपको, उसका तात्पर्य है कि उस वस्तु के द्वारा उस कलर को छोड़ करके बाकी सभी कलरों को अब्जॉर्ब कर लिया गया, शोषित कर लिया गया, अपने में समाहित कर लिया गया है। अगर पत्तियां आपको हरे कलर की दिख रही हैं, इसका तात्पर्य होगा कि उस पत्ती के द्वारा हरा कलर छोड़ के बाकी सभी कलरों को अवशोषित कर लिया गया है, हरा कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए आपको हरे कलर का वह दिख रही है। इसको याद रखिएगा। हरे प्रकाश को परावर्तित कर देती है वो, जबकि नीले और लाल प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लोरोफिल का स्पेक्ट्रम यही होता है। स्पेक्ट्रम तो आप जानते होंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं, जहाँ पर हम गामा से शुरू करके रेडियो तक आते हैं, इसमें सारे वेव हैं। इसमें विजिबल भी है, इसमें इंफ्रारेड भी होता है, इसमें अल्ट्रा वायलेट भी होता है, सब के सब होते हैं। उसी के बारे में बात करें, इसका आंसर बी हो जाए। अगला सवाल देखिए क्या है, पौधों में मॉलिब्डेनम की कमी से क्या प्रभाव पड़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कमी हो जाती। मॉलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से नाइट्रोजन उपयोग प्रभावित होता है। प्रकाश संश्लेषण में फोटो सिस्टम 1 और 2 के बीच में अंतर क्या है? तो फंक्शनल कार्य का अंतर होता है। फोटो सिस्टम 1 जल का विखंडन और ऑक्सीजन को उत्पादन करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 जो है वह जल का विखंडन ऑक्सीजन उत्पादन करता है, माय मिस्टेक। और 1 जो है वो NADPH का उत्पादन करता है, NADPH का उत्पादन करता है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतर को याद रखिएगा, आंसर से भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को याद रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि पौधों में नाइट्रोजन का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसका उपयोग जो है प्रोटीन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए होता है, प्रोटीन एंड क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। पौधों में फास्फोरस का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो मिट्टी में जो फास्फोरस होते हैं, फास्फोरस इन सॉइल, यही इसका मुख्य स्रोत होता है। पौधे मिट्टी में जो फास्फोरस होते हैं के रूप में फास्फोरस को अवशोषित करते हैं और ऊर्जा स्थानांतरण के लिए यह आवश्यक होता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का परिवहन कैसे होता है? तो थ्रू फ्लोएम अर्थात फ्लोएम के माध्यम से इसका संश्लेषण होता है। ग्लूकोज जितने भी फूड हैं, जो इंग्रेडिएंट्स आप कह सकते हैं, वो सब के सब फ्लोएम के द्वारा जाते हैं, जबकि जाइलम के द्वारा केवल जल का परिवहन होता है। पौधों में केवल जल का परिवहन होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। ए इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए तो पौधों में मैग्नीज का मुख्य स्रोत क्या है? तो ये भी इसको मिट्टी से ही प्राप्त होता है। मिट्टी में मैग्नीज आयन जो होता है वहीं से यह प्राप्त करता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीज काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। इस PDF में जितने यूनिक क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, इसलिए मैंने उनको हटा दिए। वो सारे मैंने आपको लगभग करवा दिए हैं। 2 वीडियो मैंने पौधों से जुड़े हुए लगभग में अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस करीब मैंने करवाए हैं आपको। 120 के आसपास में क्वेश्चंस, हाँ 100-120 के आसपास मैंने करवाए हैं आपको। उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिक्स का MCQ करेंगे। कैसा लग रहा है वीडियो साइंस का, इतना तो ज़रूर ही बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।